मेरा ख्याल है कि ये सारा का सारा सिस्टम ही ख़राब है। जी बिल्कुल। इसमें चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी लाकर, सियासतदान लाकर बिठा दें, लेकिन जब तक वो सियासतदान ट्रेन नहीं होंगे, एक सिस्टम को नहीं समझते होंगे, तब तक ये हालात जूं के तू रहेंगे। किसी भी फारिग तहसील मदरसे के तालिब इल्म से पूछेंगे कि इस्लामिक इकॉनमी क्या है, तो वो तो ऐसे ब्लैंक होते हैं जिस तरह ये वर्ड ही नया है, बिल्कुल ज़ीरो। वो कहते हैं इस्लाम के अंदर तो मईशत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे आलिम दीन ने इस्लामी मईशत नाम की कोई चीज़ पढ़ी भी है कि नहीं। अगर पढ़ी है तो वो क्यों नहीं बताते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मुनफरद अंदाज में हाज़िर खिदमत हूँ। मुनफरद इस हैसियत से कि आज हम अलल सुबह एक पार्क में मौजूद हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और करंट सिनेरियो पर इनकी बहुत नज़र है। इस हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। मेरी मुराद जनाब अली तलत साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे मजाज? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? सर मैं खैरियत से हूँ, लेकिन आज अवामुन नास जिस नहज पर पहुँच चुकी है, जिस करब और दर्द में मुब्तला है, उस हवाले से आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त ये है कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों का हसूल इक़्तिदार है, जिसमें पिस आवाम रही है। इस हवाले से आपकी क्या रहनुमाई है? कल एक जलसा हुआ जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। लेकिन अब बात देखने की ये है कि क्या ये जो हुक्मरान अपने इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत करना या अवाम की खिदमत करना? और अब जो अपोजिशन में 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, सियासी जमातें, इसके अलावा मजहबी जमातें और बाकी जमातें अलग से, उनका इक़्तिदार क्या है? इस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए वो जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? अब बज़ाहिर तो अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, काफ, जितनी भी हमारी सियासी और मजहबी जमातें हैं और मजहबी प्लस सियासी जमातें हैं जी, इस वक्त उनका एजेंडा तो ये है कि हम आवाम के लिए जो है वो इस सारे जलसा जलूस कर रहे हैं। गुर्बत बढ़ गई है, लेकिन इसके पेश नज़र अगर गौर से देखा जाए तो मुझे कुछ यूँ लगता है कि इनका जो मेन मौक़िफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार को हासिल करना है, ना कि हुकूमत को टफ टाइम देना। अब 2 साल तक क्या ये लोग कैसे बैठे हुए थे? 2 साल में इनको कोई महंगाई नज़र नहीं आई। इवन के मौजूदा हुकूमत के पहले 3 महीने से ही महंगाई का तूफ़ान बरपा हो गया था। तो ये पहले क्या कर रही थी अपोजिशन पार्टियां जो हैं, वो क्यों इस तरह बैठी हुई थी? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि खामोश बैठी हुई थी। इनमें हम देखते हैं मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। अहले हदीस की मैं बात करूं, जनाब साजिद अमीर साहब, जो कि हर हुकूमत के साथ अटैच होते हैं और हमेशा से हमें सेनेटर की सीट पे नज़र आते हैं जमात इस्लामी की तरह, वो भी मौजूद थे। फिर आर्मी के जो हमारे अदारे हैं, उनके साबका सरबराहान हो या मौजूदा हमारी आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट हो, उस पर रात इन्होंने बड़ी गरज बरस के साथ अपने बयानात दिए। उन बयानात के पीछे क्या मुहर्रकात हैं? आवाम को उससे क्या मिलेगा? सर देखिए जी, अब ये जो बयानात दे रहे हैं, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या ये इनका अपना एजेंडा है या इम्पोर्टेड है। जी बिल्कुल। क्या ये खुद से कह रहे हैं या बाहर से कुछ ताकतू जो कुव्वतें हैं वो इनसे कलवा रही हैं? अब देखा जाए तो 1 यूनिट जो होता है, अब पाकिस्तान का जो 1 यूनिट है वो पाकिस्तान आर्मी है, और बेशक इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारी आवाम पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और रात उन्होंने जनाब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेके उनको ललकारने की कोशिश की, और DG ISPR का नाम लिया, मौजूदा भी और साबका भी, और इसके अलावा भी मेजर जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम, DG ISI और बाकी लोगों का नाम लिया। हो सकता है कि इनमें से कुछ जर्नलों की गलतियाँ हों, उन्होंने कुछ गलत इकदाम किए हों, लेकिन वो डिपार्टमेंट तो ठीक है ना। ये पर्सनैलिटी पर अटैक करना चाहते हैं, सो ऑन करें। हमारे जर्नलों का भी यही कहना है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ज़ात पर, हमारी शख्सियत पर ये जितने मर्जी दाग हलापते रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो खूबसूरत इदारे हैं, जो मुल्क कौम की दिन रात हिफाजत करते रहते हैं, उनको बीच में नहीं घसीटना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसा कि आपने
देखा ही होगा कि रात ये मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम ले रहे थे, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का, जो चेयरमैन हैं सी पैक के और रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी और कुछ सोशल मीडिया की तरफ से भी, और दरमियान में उनको जो बचाने के लिए लोग हैं वो सी पैक की आड़ ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको दरमियान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ही ये लोग करप्शन। सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप ये समझते हैं इससे कि आसिम सलीम बाजवा साहब को बीच में लाने का मकसद सी पैक जो एक मंसूबा है उसको सबोताज करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो इस सी पैक के एक किस्म के जो बानी कंसीडर होते हैं, हालांकि वो बानी नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनको बानी करार दिया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे साबका वजीर आजम, जब उनको नहल किया गया था तो क्या मतलब था कि फिर सी पैक पर अटैक किया गया था। ये तो एक ख़ास किस्म की शख्सियत को बचाने के लिए डिपार्टमेंट्स का, महकमों को आड़े लाया जाता है। तो इसी तरह ही अब जो मौजूदा अपोजिशन है, ये अब पर्सनैलिटी को अटैक करने की बजाय ये लोग डायरेक्ट इदारों पर अटैक कर रहे हैं, और जो कि एक मुल्क के अंदर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। सर यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में तो अदारा जाती सिस्टम है ही कोई नहीं, अगर है तो सिर्फ एक आर्मी का अदारा है, उसके बारे में भी रात जिस तरह से उंगलियां उठाई गई एक जलसे में, तो उससे क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क जो आवाम पहले पिसी हुई है, 130 रुपये 110 रुपये चीनी की बात है, अगर हम आटे की बात करें वो 70-60 रुपीज़ की रेंज में आ चुका है, तो आवाम के लिए ये मज़ीद जो है कबाहत नहीं पैदा हो जाएगी इससे? तो आज मैं देख रहा हूँ कि हर तीसरा तबका रात के जलसे के बाद हर तीसरा बंदा जो है वो उसी तरह से हमारे अदारोों पे, स्पेशली आर्मी पे उंगली उठा रहा है, चूँकि उसे एक लॉलीपॉप दे दिया गया जलसे में। इससे सोसाइटी में अनारकी, बेरारवी या इंतशार, लड़ाई झगड़े नहीं पैदा होना शुरू हो जाएंगे? सर देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह साबका हुकूमत को लाने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया था करप्शन का, जी बिल्कुल ठीक है, पीटीआई को जो प्रमोट किया गया था जी करप्शन है और महंगाई है महंगाई है, अब वो हुकूमत में आके, उनकी जमात हुकूमत में आके इमरान खान साहब की, लेकिन वो करप्शन जूं की तूं बल्कि डबल ट्रिपल बढ़ गई है और महंगाई भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब वही जो नारे हैं वो दोबारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अनारकी नहीं फैलानी चाहिए, तशद्दुद की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सारा का सारा सिस्टम ही ख़राब है। जी बिल्कुल, इसमें चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी लाकर, सियासतदान लाकर बिठा दें, लेकिन जब तक वो सियासतदान ट्रेन नहीं होंगे, एक सिस्टम को नहीं समझते होंगे, तब तक ये हालात जूं के तू रहेंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एक औरत को रोक के पूछा कि तुम किधर जा रही हो, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि या तो उमर फौत हो गए हैं या फिर तुम खुद उमर हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पूछते हैं कि ऐसा कैसे होगा? कहते हैं उनका जो निज़ाम है वो इतना मजबूत है कि किसी भी शख्स की हिम्मत ही नहीं होती कि वो किसी औरत को रोक के पूछे या उससे बात करे। अब इतनी हिम्मत तो या तो हज़रत उमर में है या फिर वो फौत हो चुके हैं कि लोगों के अंदर इतना हौसला पैदा हो गया। अब मसलन ये है, मेरा मिसाल लेने का मतलब भी यही है कि हमारा जो निज़ाम है वो इतना ही कमज़ोर और लागर है कि आप उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे वो आवाम को आसाइशात नहीं दे सकता, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकता, आवाम को सुकून और 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी नहीं दे सकता। जी सर, आपने सही कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो लागर हो चुका है। इसके लिए तरबियत याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है। उसको आपने इशारा भी दे दिया कि तरबियत के लिए वक्त निकालना पड़ता है, नौजवानों को आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए एक तरबियत याफ्ता जमात की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमें वो नज़र नहीं आती। इसी तरह सर मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा, आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि रात का जलसा बल्दियाती इलेक्शन के लिए था सिर्फ, या कि वाकया ये अवाम के लिए था? इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है ये जो जलसा जुलूस किया जा रहा है, एक तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, तो अभी शॉर्ट टर्म पॉलिसी में बल्दियाती इलेक्शन करीब है, बिल्कुल, तो ये अवाम को सिर्फ उजागर करने के लिए कि भाई आप लोगों ने जब पिछले टर्न्योर में जो पीटीआई को वोट दिए थे वो आपके बेकार हैं, अब आप हमें आजमाएं। अब ये 3-4 पार्टियां हैं
जो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी है सिंध से, मुस्लिम लीग पंजाब से और जमीयत उलमा इस्लाम KPK से। अब मुझे जो लगता है कि इन लोगों ने एक तो बंदरबाट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन आएंगे तो इस सूबे में आप इलेक्शन लड़ेंगे, इस सूबे में हम इलेक्शन लड़ेंगे हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती जमात के खिलाफ, कि अब जिस हलकों में आपके लोग खड़े होंगे वहाँ पर हमारे 11 जो सियासी पार्टियाँ हैं इनमें से कोई शख्स नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो हुकूमत के खिलाफ हमारे नुमाइंदे खड़े होंगे और हम बल्दियाती जो अपनी पावर है उसको रिटेन कर लेंगे और अगले इलेक्शन के अंदर अगर हम ये हुकूमत नहीं भी गिरा सकते तो अगले इलेक्शन के अंदर हम इन लोगों को टफ टाइम देंगे और अपनी हुकूमत लाएंगे। सर, मेरा आज का वक्त की कमी को मैं मद्देनजर रखते हुए ये आज का आखिरी सवाल करूंगा। रात के जलसे में हमें मजहबी तबका भी नज़र आया, बिलखसूस जमात अहले हदीस के जनाब साद मीर साहब और इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब। मजहबी तबका ये हमें हर हुकूमत में नज़र आता है, हर हुकूमत के साथ अपनी ये सीट एडजस्टमेंट करता है। क्या मजहबी तबके को अक्ल और शऊर से काम नहीं लेना चाहिए कि ये अवाम के इस्तेहसाल का सबब बनने की बजाय अपना एक इस्लाम का जो माशी सिस्टम है, इस्लाम का एक सियासी सिस्टम है, उस पर बात करें, उस पर नौजवानों की तरबियत करें और ताकि इस जो हमारा एक करप्ट और नकारा सिस्टम है उसके लिए कोई जद्दोजहद कर सकें। सर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, अगर आप पाकिस्तान की तारीख के झरोकों में देखें तो जब जनरल अयूब खान को हटाने की कोशिश की गई थी तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया और उन सारी सियासी जमातों ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान को अपना अमीर और ये PDM का सरबराह माना और इन लोगों ने उस वक्त जो हमारी मजहबी जमातें थीं जनरल अयूब खान को हटाने के अंदर पूरी एक तहरीक चलाई, यही PDM बनाई। ये PDM का जो पौधा है तब काश्त किया गया था। उसके बाद जनरल ज़िया हक के दौर में भी ऐसे रहा, फिर 92 में निज़ाम मुस्तफ़ा और फिर इस तरह चलते चलते अब फिर PDM बनाई गई है। अब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो भी बाहर की इशारों पर चलते हैं और उनके साथ साथ मजहबी रहनुमा भी। तब नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा था कि अब हमें इस हुकूमत को नहीं चलने देना क्योंकि जनरल अयूब खान साहब से अमेरिका नाराज़ हो गया है, तो हमें बैनुल अक़वामी सपोर्ट भी है और माशरा की जो माशरती और मईशती सपोर्ट दोनों हैं, तो हम अब इस निज़ाम को उखाड़ फेंकेंगे। अब उनसे मुराद मुल्की निज़ाम नहीं था, उनसे मुराद उनका निज़ाम से मुराद ये था कि जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट को हमने नहीं चलने देना और यही हुआ। बेशक वो जिस तरीके से भी आए थे लेकिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी साल तक मुल्क में महंगाई नहीं बढ़ने दी। अब मैं माशाल्लाह के हक में नहीं हूँ लेकिन एटलीस्ट उन्होंने काम अच्छे किए। तो ये PDM का जो तस्वुर है तब से हमारे मुल्क के अंदर चलता आ रहा है और बिलाशुबा ये लोग तरबियत याफ्ता हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक 8 साल का आलिम दीन का कोर्स करके और गद्दी नशीं हो जाते हैं, हर इदारों पर बैठ जाते हैं, दीनी इदारों पर, मदारिस पर। और अवाम, अब मैं कल यही देख रहा था फिरोजपुर रोड पर कसूर और बाकी शहरों से पूरी की पूरी बसेस और वैगनें हाईएस्ट भरी हुई आ रही थी और छतों के ऊपर नौजवान बैठे हुए थे जिनकी उम्र लगभग 14-15 साल से लेकर 24-25 साल थी और बगैर तरबियत याफ्ता थे। हुकूमत तो दावा करती है कि ये मदारस के स्टूडेंट्स को लाया गया है। सर ये जो मैंने कल लाहौर के अंदर गाड़ियाँ 100-150 गाड़ियों को गुजरांवाला जाते हुए देखा है, वो सारे के सारे मदारिस के तालिब इल्म थे या कुछ नौजवान थे और सारे के सारे गैर तरबियत याफ्ता लग रहे थे और वो बेचारे मुझे तो यूँ लगता है कि उन लोगों को ये कहा है यार बेरोज़गार तो आप हैं ही हैं, आप हमारे साथ जलसे में चले, हम आपको खाना भी देंगे, आपको सैर सपाटा भी कराएंगे, इंजॉय भी कराएंगे, तो आप घर रहने की बजाय वहाँ हैं। अब हालांकि ये मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो नौजवानों की ताकत है, अगर वो उनकी इस्लामी रिवायात के मुताबिक एक ट्रेनिंग दें, उनको एक जमात बनाएं, उनकी अच्छी तरह तरबियत करें और माशी निज़ाम पढ़ाएं, इस्लाम का माशी निज़ाम क्या था। अब आप ये देखें कि एक वक्त था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर वो हमारी आवाम जो है वो सदका खैरात लिए फिरती थी, लोग लेने वाले नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इतने अच्छे हालात थे कि लोग वहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए आते थे, यूरोप से हकीम, डॉक्टर, होम्योपैथिक जो भी उस दौर के अंदर इलाज मुआलजे का तरीक़ाकार था, वो लोग नौकरी के लिए रियासत मदीना आते थे और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस्लामिक मईशत जो है, इस्लामिक इकोनॉमी पढ़ाई। आज आप किसी भी फारिगुल तहसील मदरसे के तालिब इल्म से पूछेंगे कि इस्लामिक इकोनॉमी क्या है,
तो वो तो ऐसे ब्लैंक होते हैं जिस तरह ये वर्ड ही नया है, बिल्कुल ज़ीरो। वो कहते हैं इस्लाम के अंदर तो मईशत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे आलिम दीन ने इस्लामी मईशत नाम की कोई चीज़ पढ़ी भी है कि नहीं। अगर पढ़ी है तो वो क्यों नहीं बताते, क्या वजूहत हैं, किन लोगों के इशारों पर वो इस चैप्टर को हम लोगों से क्लोज़ करके रखा हुआ है। जी, बदकिस्मती से हम अगर मैं आपकी बात का जवाब भी देना चाहूँ, जो आपने क्वेश्चन पैदा किया, वो यही बनता है कि जब हमारा सिस्टम अपना ना हो, हमने सियासत साम्राज्य की ली हो, हमने जो मईशत है वो कैपिटलिज्म सोशलिज्म का एक मुरब्बा बना के उसे चला रहे हों, तो अपने जो अदारा जाती सिस्टम होता है या तरबियत का काम होता है वो ख़त्म होकर के रह जाता है। आज वक़्त की कमी के बायस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया के इन कलमात के साथ, कि आइंदा भी हम इसी नौइयत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस मुबाहसा करते रहेंगे, जिससे अवाम नास में इल्म, अक्ल और शऊर की बढ़ोतरी होती रहे। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।